आर नेक्स्ट टॉपिक इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है ये, और हर एग्जाम में रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है इसमें से एक क्वेश्चन आपको फिक्स आता ही आता है। तो वो कहाँ से आता है क्वेश्चंस, तो हम देखेंगे। अभी देखते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। इट स्टार्टेड एट मेरठ ऑन 10 मई 1857। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि ये जो रिवोल्ट शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था मेरठ में 10 मई 1857 में। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज ये थे द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो डलहौजी की एक पॉलिसी थी जिसमें आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में होता था क्या कि आपका जो किंग का अगर हेयर नहीं होगा या फिर उसका कोई बेटा नहीं होगा, कोई वारस अगर उसे नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, उस वक्त जो है अगर किंग की डेथ के बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उसकी जो पूरी जो है किंगडम एनेक्स कर लिया जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स हमें पता हैं, भोसलेज हैं, सिंधियाज हैं, ठीक है, सातारा का किंगडम है, ये सभी जो हैं यहीं पे एनेक्स कर लिए गए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से। उसके बाद इकोनॉमिक का कॉजेस हो सकते हैं हैवी टैक्सेशन, बहुत ही ज़्यादा हैवी टैक्स किया गया था इंडियंस को, एविक्शंस होते थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज होती थी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर कॉस्ट लगा दी जाती थी इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, जो भी पॉट्स मेकर होते थे या फिर जो भी कामगार होते थे, जो कहा जाता है कि जो सूती कपड़े का बिजनेस करते थे, तो इनको सभी को जो है ये हिट करने लगे क्योंकि नई मशीनरी आना शुरू हो गई। तो ये जो भी हाथ से बनाते थे ये सभी चीज़ें यहाँ पर बर्बाद हो गई या फिर उनको जो है मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी मिली नहीं। तो इसकी वजह से भी पीजेंट्स, आर्टिसंस और स्मॉल जमींदार्स को बहुत ही अफेक्ट हुआ। नेक्स्ट कहा जाता है मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स को लो सैलरीज मिलती थी। ठीक है, तो सैलरी बिल्कुल लो थी और वो रैंक ऑफ सूबेदार से आगे नहीं बढ़ सकते थे। उनको रेशियली इंसल्ट किया जाता था, ठीक है, उनके जात या फिर धर्म से उनको इंसल्ट किया जाता था। तो ये और एक कारण हो सकता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। नेक्स्ट इज ग्रीवेंसेस ऑफ सिपॉय। एनफील्ड राइफल का चक्कर हुआ। एनफील्ड राइफल का चक्कर हम समझाते हैं आपको कैसे होता, कि जो है एनफील्ड राइफल में आपको ऐसा था कि जो उसके कार्ट्रिज थे, ठीक है, वो ग्रीस किए जाते थे एनिमल फैट से। ठीक है, अब ऐसी अफवाह फैल गई कि ये एनिमल फैट आइदर जो है गाय के मांस से या फिर पिग के फैट से बना हुआ था, मतलब पोक से बना हुआ था। तो ये दोनों भी चीज़ जो है वो मतलब जैसे गाय का फैट जो है वो हिंदुओं के लिए बिल्कुल ही दूषित या फिर जो है अपवित्र माना जाता है, क्योंकि हाँ हिंदूज में गाय की पूजा की जाती है। और जो मुस्लिम्स हैं उनमें कहा जाता है कि जो पिग है या फिर पोक फैट है वो सबसे गंदा प्राणी माना जाता है, तो उनको भी वो बहुत ही अपवित्र मानते हैं ऐसे प्राणी को। तो इसकी वजह से जो है ये एक स्पार्क की तरफ बूस्ट हो गया कि मतलब एक स्पार्क लगा दिया इन पूरी तरह से इस रेबिलियन को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने मुंह से निकाल के ये फैट और फिर बाद में कार्ट्रिज भरें और फिर बाद में एनफील्ड राइफल चलाएं। तो ये और एक कारण हो सकता है कि जहाँ पर 1857 का रिवोल्ट हुआ होगा। नेक्स्ट इज द रेबिलियन ब्रोक आउट अमंग सिपॉइज ऑफ मेरठ ऑन 10th May 1857 which later spread to the parts of country। ठीक है, 10th May 1857 को क्या हुआ कि सिपॉइज जो थे मेरठ के, ठीक है, यही सब कारण थे, उस वजह से रेबिलियन ब्रेक हो गया और ये सभी पार्ट्स ऑफ कंट्री में फैल गया। नेक्स्ट इज ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स थे कुछ जैसे कि विडो रीमैरिज, अबॉलिशन ऑफ सती, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। हालांकि ये चीज़ें अच्छी थी पर ये उस टाइम के जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़ थे जो उनको पसंद नहीं थी, तो इसकी वजह से भी रिवोल्ट होने का कारण है। नेक्स्ट इज क्रिश्चियन मिशनरीज। ये होते क्या हैं ये हम समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है कि क्रिश्चियन मिशनरीज या फिर कोई भी रिलीजन की मिशनरीज किसी भी कंट्री या रीजन में जाते हैं और वहाँ अपने रिलीजन का स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं क्रिश्चियन मिशनरीज वो भी आए थे, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में बदलें, कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इसके वजह से भी बहुत सी लोग नाराज़ थे। ये भी एक कारण हो सकता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। नेक्स्ट इज हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ फेलियर्स। हालांकि रिवोल्ट ऑफ 1857 ये बहुत बड़ी चीज़ थी और बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ था, कह नहीं सकते अच्छी तरीके से हुआ था, पर इतने बड़े पैमाने पे हुआ था कि जो ब्रिटेन है या फिर
टोटली ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश राज जिसे कहते हैं, वो पूरी तरह से डर गए थे। इसी के बाद अपने जैसे देखा था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद कि चार्टर पास हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से निकाल दिया गया था, और फिर बाद में एम्प्रेस या फिर एम्परर ने जो है उस टाइम के जो क्वीन थी हमारी एम्प्रेस, तो उन्होंने ये पूरा कंट्रोल ले लिया था। मतलब ये जो है पूरा इंडिया एक ब्रिटिश टेरिटरी बन गया था उसी दिन के बाद। तो हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ फेलियर क्या है, कि किस वजह से ये रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं इतना बड़ा हो सका कि वो हमें आज़ादी दिला सका। फर्स्ट इज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द राजा ऑफ जोधपुर, सिंधी ऑफ ग्वालियर, द होलकर ऑफ इंदौर, द रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध एंड कश्मीर एंड द राणा ऑफ नेपाल प्रोवाइडेड एक्टिव सपोर्ट टू द ब्रिटिश। ठीक है, हुआ क्या था, तो ये इन सभी राजाओं ने जो है, ये निज़ाम हो गए या फिर राजा ऑफ जोधपुर हो गए, सिंधिया हो गए, ठीक है, ये सभी रूलर्स ने एक्टिव सपोर्ट दर्शाया ब्रिटिश को। ठीक, तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है कि घर का बेदी लंका ढाए, तो वही चीज़ हुई यहाँ पे कि इन सब राजाओं की वजह से, उन्होंने एक्टिव सपोर्ट देने की वजह से, जहाँ पर है कि ब्रिटिश को बहुत ही आसान हो गया कि वो ये रिवोल्ट ख़त्म कर सके। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट। ठीक, तो कहा जाता है कि इफेक्टिव लीडरशिप जो थी वो यहाँ पे नहीं थी। मतलब कोई एक जो है व्यक्ति वो रूल नहीं कर रहा था या फिर लीडर नहीं था, हर एक जो है सिर्फ रिवोल्ट किया जा रहा था। अगर कोई भी, अगर आप सोचो, एक बात छोटी सी है कि अगर कोई भी ग्रुप ऑफ आर्मी हो पर उसे लीड करने वाला ऑफिसर ही एफिशिएंट ना हो, तो वो आर्मी एफिशिएंटली जो है वॉर फाइट नहीं करेगी। हर कोई यहाँ वहाँ भागते रहेगा। ठीक है, लड़ेगा, वो जरूर लड़ेगा, पर उसे पता नहीं होगा कि लड़ना किससे है और कब है और कैसे लड़ना। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे कि रिवोल्ट होते वक्त सभी जो लोग हैं अपनी अपनी तरह से लड़ रहे थे। बहुत सारे लीडरशिप्स थे पर कोई भी एक इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थे कि जो पूरा हैंडल कर सके। नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज पास्ड ऑन टू ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वही, कि इसके बाद जो है वह ये था कि ब्रिटिश क्राउन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से पूरा कंट्रोल ले लिया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। नेक्स्ट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। ये एक कारण हो सकता है कि रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी पूरी आर्मी की ब्रिटिश की, तो उसकी वजह से उनको बहुत ही आसान हुआ कि वो रिवोल्ट खत्म कर सके। आफ्टर द रिवोल्ट द ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो जो बहुत ही बड़ा नारा जो ब्रिटिशर्स ने दिया था डिवाइड एंड रूल का, वो इसी रिवोल्ट के बाद उन्हें शुरू हुई थी। उन्होंने ये पॉलिसी शुरू कर दी थी, डिवाइड एंड रूल। अब ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की उनको क्यों ज़रूरत थी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये देखा गया था कि इन स्पाइट of the religions differences, all the religions came together to fight for the 1858 revolt। वो सब चाहते थे कि उनको इंडिपेंडेंस मिले ब्रिटिशर्स से, तो उन्होंने कलेक्टिवली फाइट किया था ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये देखते हुए, ठीक है, कि देखते हुए कि ये कलेक्टिवली फाइट कर सकते हैं इफेक्टिवली, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ की जाए तो ही हम इन लोगों को तोड़ सकते हैं और ये फिर ऐसी रिवोल्ट करने की कभी जरूरत नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द चीफ नेशनल एक्टिविटीज। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीफ नेशनल एक्टिविटीज। मैंने जैसे आपको कहा था कि बहुत सी चीज़ें, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे वाइसरायज और गवर्नर जनरल्स, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई थी पर हमने उन्हें देखा नहीं था। मैंने कहा था आपको कि ये जो है हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो वही चीफ नेशनल एक्टिविटीज़ हम अभी देखेंगे। तो फर्स्ट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वाज फॉर्म्ड इन 1885 बाय A.O. ह्यूम, अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। जो अभी की कहा जाता है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस टाइम फॉर्म हुई थी, जो नेहरू के ज़माने की थी या फिर गांधी जी के ज़माने की थी, वो 1885 में फॉर्म हुई थी बाय A.O. ह्यूम, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। नेक्स्ट इज द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे अंडर द W.C. बैनर्जी इन 1885। व्योमेश चंद्र बैनर्जी है इनका नाम। व्योमेश चंद्र बैनर्जी के अंदर जो है अंडर उनके जो है अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। 72 डेलीगेट्स आए थे और फर्स्ट सेशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट इज द फर्स्ट 2 decades ऑफ INC आर डिस्क्राइब्ड इन हिस्ट्री एज दोज ऑफ मॉडरेट डिमांड्स एंड अ सेंस ऑफ
कॉन्फिडेंस इन ब्रिटिश जस्टिस एंड जेनरोसिटी। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं कि जो पहले 2 डिकेड दशक थे, ठीक है, डिकेड्स जो हैं, डिकेड का मतलब होता है कि पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, तो पहले जो डिकेड थे मतलब 20 साल जो थे पहले आईएनसी के या इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसे कहा जाता है हिस्ट्री में कि वो बहुत ही मॉडरेट्स डिमांड थी। ठीक है, मतलब बहुत ही सीधी सादी डिमांड्स थी, जैसे सेंस ऑफ, और उनका जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था कि ब्रिटिश जो है वो जस्टिस और जेनरोसिटी से रहेंगी। ठीक है, तो आईएनसी का जो है ये ह्यूम ने फॉर्म की थी, तो उनका कुछ ऐसा नहीं था कि उन्हें पूरी राज चाहिए या फिर इंडिपेंडेंस चाहिए, तो वो बिलीव करते थे, वो सिर्फ उनका बिलीव इतना था कि ब्रिटिश जो है सबको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही जेनरोसिटी से रहेंगे। हालांकि ये केस नहीं था कभी भी। नेक्स्ट, मॉडरेट लीडर्स दादा भाई नौरोजी, भरुद्दीन तायब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट होता। मॉडरेट्स वो लोग थे कि जो शांतिपूर्वक जो है अगेंस्ट जाना चाहते थे ब्रिटिश के, वो चाहते थे कि पीसफुल मैनर से जो है सब चीज़ मिले, और एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे जो चाहते थे कि अगर हो सके तो वायलेंट मैनर भी यूज़ करना गलत नहीं होगा अगर वो उनको ब्रिटिश एम्पायर को जो है इंडिया से निकालना है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये मॉडरेट लीडर्स हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडरेट्स लीडर्स के नाम जो हैं इनमें से कौन से जो है मॉडरेट लीडर्स हैं या फिर नहीं है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, दादा भाई नौरोजी, भरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट द टॉपिक इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ये हम सब चीफ एक्टिविटीज देखेंगे। इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल भी था जो लॉर्ड कर्जन के वक्त हुआ था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन ऑन 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, आपको डेट याद रखनी है और ईयर याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को अनाउंस किया गया था थ्रू अ रॉयल प्रोक्लेमेशन। ठीक है, रॉयल ऑर्डर के साथ ये पास किया गया था। रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंस ऑफ बंगाल इन साइज बाय क्रिएटिंग ईस्ट बंगाल एंड आसाम आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि बंगाल को जो है वो डिवाइड किया गया था। ईस्ट बंगाल जो आज का बंगाल दिख जाता है, आज का बंगाल और बांग्लादेश का रीजन है, उसे सेपरेट किया गया था और उसे कहा गया था ईस्ट बंगाल, और जो आसाम का रीजन है, ठीक है, उसे अलग सेपरेट किया गया था। तो ये पहले पूरी तरह से बंगाल हुआ करता था, पर ईस्ट बंगाल और आसाम ऐसे डिवीजन हुआ। नेक्स्ट इज स्वदेशी मूवमेंट 1905। दिस मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। जो स्वदेशी मूवमेंट है 1905 का, वही जो है कहा जाता है उसका ओरिजिन एंटी पार्टीशन मूवमेंट है। मतलब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ होने वाला मूवमेंट है, उसी से जो है स्वदेशी मूवमेंट की उत्पत्ति हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ठीक है, और लाल बाल पाल जो हैं और अरविंद घोष प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। लाल बाल पाल मतलब जो है हमारे लाला लाजपत राय जी, गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी और बिपिन चंद्र पाल जी। गलती से नाम लाल जो है वहाँ से आ गया था, शास्त्री जी पर चले गए थे, पर वो एक्चुअली लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के लिए स्टैंड होता है लाल बाल पाल। और ये अरविंदो घोष जो है वो इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस सब मूवमेंट में। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक द स्वदेशी कॉल फर्स्ट एट द बनारस सेशन 1905 प्रेसाइडेड ओवर बाय जी.के. गोखले। ठीक है, तो स्वदेशी कॉल होता क्या था, मैंने आपको बताया था। स्वदेशी कॉल में आप जो है सिर्फ इंडियन जो चीज़ें हैं वही यूज़ करोगे, आप कोई भी फॉरेन मेड गुड्स जो है यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे, उसका बहिष्कार करोगे। तो वो जो है उसका पहला जो कॉल था या फिर फर्स्ट टाइम वो बनारस सेशन में शुरू हुआ था, जिस सेशन को जी.के. गोखले ने प्रिसाइड किया था। ये आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंटली, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। Next is the Muslim League 1906. It was set up in the 1906 by Aga Khan, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिनुल मुल्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार पूछी जा चुकी है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो आपको नाम याद रखने हैं, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिनुल मुल्क। नेक्स्ट, द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड अपोज द स्वदेशी मूवमेंट। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया था और जो स्वदेशी मूवमेंट उस पे से उत्पन्न हुई थी
उनको अपोज किया था। डिमांडेड स्पेशल सेफगार्ड्स टू इट्स कम्युनिटी एंड अ सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, तो इनका जो है उन्होंने चाहते थे ये कि एक स्पेशल सेफगार्ड मिले इनकी कम्युनिटी के लिए, ठीक, स्पेशल प्रोविजंस बने इनकी कंपनी जो है कम्युनिटी के लिए, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और एक सेपरेट इलेक्ट्रेट हो, मतलब सेपरेट से जो है इलेक्शंस हो मुस्लिम्स के लिए, उनके सेपरेटली जो है लीडर्स चुने जाए। नेक्स्ट इज दिस लेड टू अ कम्युनल डिफरेंस बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। ठीक है, तो यही एक वजह थी मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई और उनकी डिमांड्स जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हिंदूज और मुस्लिम्स में कम्युनल डिफरेंस पड़ने शुरू हो गए। मतलब जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स अपनाने वाले थे तो वो ऑलरेडी जो है एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। देयर वाज अ डिवाइड बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड देयर वाज आल्सो अ कम्युनल डिफरेंस व्हिच लेड टू देयर फाइट्स इन द next years. Next is the demand for Swaraj, Calcutta session in December 1906. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ दादाभाई नौरोजी adopted स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल ऑन सूरत सेशन 1907। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब प्रिसाइड किया था दादाभाई नौरोजी ने, तो उन्होंने एक अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं स्वराज रेजोल्यूशन या फिर डिमांड ऑफ स्वराज, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब कोई भी ब्रिटिश जो है इंडिया को रूल नहीं करेगा, इंडिया के लोग ही इंडिया को जो है रोल करेंगे। तो इनके रोल के अनुसार, मतलब गोल के अनुसार क्या था कि सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना की जाए और इंडियन लोग ही इंडियन पीपल को रूल करे। नेक्स्ट इज द आईएनसी स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, तो वही जो है मैंने आपको जैसे बताया था सूरत सेशन में कि क्या हुआ था कि स्प्लिट हुआ था, 2 गुटों में बट गए थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बट गई थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में ड्यू टू द डिबेट ऑन नेचर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो मॉडरेट जो थे वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक जो है पूरी तरह से सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना हो, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि अगर हो सके तो वॉयलेंट तरीके भी यूज़ करना हम नहीं छोड़ेंगे या फिर नहीं रोकेंगे, और हम जो है स्वदेशी मूवमेंट जो है करेंगे ही, और पूरी तरह से अच्छे से वो सफल भी करेंगे। तो इसी वजह से जो है नेचर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट की वजह से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है डिवाइड हो गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट सबको पता है कि वो कहाँ पर हुए थे स्प्लिट, ऑन द सूरत सेशन, पर उन्हें ये नहीं पता द मेन रीजन बिहाइंड वॉज द नेचर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमिस्ट्स वर लेड बाय लाल बाल पाल वेल द मॉडरेट्स बाय जेके गोखले। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे यहाँ पर वो लाल बाल पाल थे, जो हमारे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को लीड किया था, और मॉडरेट्स को जीके गोखले इन्होंने जो है संभाला था। तो मॉरल मिंटो रिफॉर्म जो है वो भी 1909 के वो भी यहीं पे हुए थे। अब ये मॉरल मिंटो रिफॉर्म्स होते क्या हैं? ये मॉरल मिंटो रिफॉर्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई थी, वो थी कि रिफॉर्म इनविसाज द सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, ये बात कही गई थी कि सेपरेट इलेक्ट्रेट्स होंगे मुस्लिम्स के बिसाइड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। तो लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट, मतलब जो है कम्युनल डिफरेंस करने में क्रिएट करने के लिए लॉर्ड मिंटो ने जो है बहुत बड़ा रोल लिया। तो उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की थी मुस्लिम्स के लिए, अलग से एक रिफॉर्म्स दिया था। रिफॉर्म के हिसाब से मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्शंस होंगे, अलग से उनके लीडर्स चुने जाएंगे, और बहुत ही अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स वहाँ पे दिए गए थे। तो ये जो है मॉरल मिंटो रिफॉर्म्स, ये बहुत ही मतलब बड़ी पॉलिसी थी एक डिवाइड एंड रूल करने की। तो ये जो पॉलिसी है वो भी जो है सब जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट है उनको पसंद नहीं थी, तो उन्होंने इनको अपोज किया था। Next is the Gadar Party 1913 formed by Lala Hardayal Tarkandas and Sohan Singh Bakhna, headquarters the सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो गदर पार्टी फॉर्म की थी, और इनके जो किसने फॉर्म की थी, तो लाला हरदयाल तरकंदास और सोहन सिंह बखना ने, और इसके जो हेडक्वार्टर्स होते थे वो सैन फ्रांसिस्को में होते थे। नेम जो थे उसका नाम रखा गया था वॉज टेकन फ्रॉम अ वीकली पेपर नोन एज गदर, which had been started on the 1st November 1930 to commemorate the 1857 revolt। तो रिवोल्ट का या फिर रेबिलियन का और एक मीनिंग होता है हिंदी में जिसे कहते हैं गदर। ठीक है, तो रिवोल्ट ही मतलब गदर ही इसको नाम दिया गया था,
और गदर पार्टी इसी वीकली एक वीकली पेपर छपता था जो कमोरेट करता था 1857 रिवोल्ट को, ठीक है। तो उसी के उस पर जो नाम रखा गया था गदर पार्टी का, ठीक है। होम रूल मूवमेंट हुई थी 1916 में, विच वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 एट पूना एंड एनी बेसंत एट एस सुब्रमण्यम अय्यर एट अदियर नियर मद्रास सितंबर 1916, ठीक है। होम रूल मूवमेंट, ठीक है। तो ये होम रूल मूवमेंट सो इसका एम था कि होम रूल मूवमेंट का कि वो अटेन करे होम रूल या फिर एक डोमिनियन स्टेटस अटेन करे इंडिया के लिए अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। मतलब ब्रिटिश एम्पायर तो रहेगा पर एक स्पेशल डोमिनियन स्टेटस रहेगा इंडिया का, ठीक है। तो जब उस टाइम के जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थी उसी लाइंस पे चल रही थी, मतलब उनका डोमिनियन स्टेटस था और एम्पायर जो है सिर्फ नाम मात्र था। तो वही चाहते थे बाल गंगाधर तिलक और उन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। और एनी बेसंत और एस सुब्रमण्यम अय्यर अदियार उन्होंने भी ये स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर। होम रूल मूवमेंट का यही एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग दिस मूवमेंट तिलक रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसी मूवमेंट जो है होम रूल मूवमेंट के दरमियान ही तिलक जी ने जो है अपना फेमस जो स्लोगन दिया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जिसको मराठी में बोलते हैं कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच। इसका मतलब होता है कि स्वराज जो है मतलब फ्रीडम जो है, ठीक है, ये मेरी बर्थ राइट है, मतलब ये मुझे जन्म से ही मिली है और ये मैं अपने हिसाब से अपने चाह से मैं इसको मिलाकर ही रहूँगा, मैं खुद को स्वराज से मिलाऊंगा, मैं फ्रीडम अटेन करूँगा, ठीक है। तो ये स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वाला जो स्लोगन है बहुत ही फेमस स्लोगन है, वो इसी मूवमेंट के वक्त दिया गया था। नेक्स्ट इज द लखनऊ पैक्ट 1916। Pact between INC and Muslim League following a war between India and Turkey leading to an anti-British feeling among Muslims, ठीक है। तो ये एक पैक्ट हुआ था लखनऊ पैक्ट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि वॉर चल रहा था ब्रिटिश और टर्की के बीच में, जो एक फीलिंग एंटी इंडिया फीलिंग, ठीक है, एंटी ब्रिटिश और ब्रिटिश इंडिया फीलिंग वहाँ पर तब मुस्लिम जो थे उनके मन में थी। तो बोथ ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने जॉइंटली डिमांड किया था कि एक डोमिनियन स्टेटस हो कंट्री के लिए एंड कांग्रेस एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स। इट इज, ठीक है। तो होता क्या है इसमें कि यहाँ पर ब्रिटेन और टर्की की लड़ाई हो जाती है, मुस्लिम्स में एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स हो जाती हैं, आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोनों पार्टी साथ में आती है और वो डिमांड करती है कि डोमिनियन स्टेटस मिले कंट्री को, और कांग्रेस एक्सेप्ट करती है कि वहाँ पर सेपरेट इलेक्ट्रेट हम रखेंगे मुस्लिम्स के लिए अकॉर्डिंग टू द ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917। आफ्टर लखनऊ पैक्ट द ब्रिटिश पॉलिसी वाज अनाउंस्ड which aimed at increasing association of Indians in every branch of the administration for progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire। इस पैक्ट के बाद होता क्या है कि ब्रिटिश जो है एक पॉलिसी अनाउंस करते हैं कि हर जो इंडियंस हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में लिया जाएगा, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो फॉर्म कर सके अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। दिस केम टू बी कॉल्ड एज द ऑगस्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें हुई हैं, ऑगस्ट डिक्लेरेशन हो गया, तो ये लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 के अंडर होती है और बाद होती है, ठीक। तो लखनऊ पैक्ट में होता क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स जो है वो उनका जन्म हो जाता है मुस्लिम्स के अंदर। तो वो डिसाइड करते हैं कांग्रेस के साथ कि वो साथ में आएंगे, डोमिनियन स्टेटस लेंगे और सेपरेट इलेक्ट्रेट्स होंगी मुस्लिम्स के लिए, ये कांग्रेस एक्सेप्ट करती है। और उसके बाद तो फिर पॉलिसी लॉन्च हो जाती है ब्रिटिश से, वो कहते हैं कि हर ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडियंस को रखा जाएगा ताकि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाए एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मतलब उनके अंडर एक जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो बना सकें। तो इसी कहते हैं द ऑगस्ट डिक्लेरेशन। द मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और द एक्ट ऑफ 1919 वाज बेस्ड ऑन दिस डिक्लेरेशन। द मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स आते हैं 1919 के, वो इसी रिफॉर्म्स पे या फिर आपके ऑगस्ट डिक्लेरेशन पे बेस्ड थे।
नेक्स्ट इज द रोवाल्ट एक्ट 18 मार्च 1990। मैंने आपको ये पहले भी लेक्चर में बताया था कि रोवाल्ट एक्ट होता क्या है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हुआ क्या था रोवाल्ट एक्ट में। दिस गेव एन अनब्रिडल्ड पावर्स टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये रोवाल्ट एक्ट एक पावर देता है कि आप किसी को भी, कोई भी पर्सन को जो है अरेस्ट कर सकते हो, इम्प्रिजन कर सकते हो विदाउट ट्रायल, मतलब आप उसकी केस जो है विदाउट कोर्ट लिए जाए उसको आप कितने भी टाइम तक जो है इम्प्रिजन कर सकते हो। तो ये बहुत ही गलत था। दिस लॉ इनेबल द गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हीबिस कॉर्पस विच हैड बीन द फाउंडेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज इन ब्रिटेन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको हिबिस कॉर्पस समझने की ज़रूरत है। तो हिबिस कॉर्पस होता क्या है, हिबिस कॉर्पस का मतलब क्या है, और ये आज भी इंडिया में प्रिवलेंट है। हिबिस कॉर्पस इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी अरेस्ट हो जाती है तो आपको विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, मतलब आपको अगर इस टाइम पे जो है अरेस्ट किया है, मतलब आज जो है 12 बजे जो है आपको अरेस्ट किया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर आप, पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट में जो है वो आपको ले जाएं और वहाँ पर पूरी जो है कार्रवाई आप पर शुरू हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाए तो आपको जो है 24 घंटे बाद भी आपको रखा जाएगा। तो क्या होता है कि 24 घंटे बाद अगर वो केस मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया या फिर आपके कोर्ट में पहुंच गया, तो जो कोर्ट कहेगा फिर आगे वही होगा। अगर कोर्ट कहेगा कि आप पे कोई भी जो गुनाह लगा है वो गलत है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर कोर्ट कहता है कि ये सही बात है और मतलब आपको जो है पूरे सबूतों के साथ पकड़ा गया है, तो आपको कोर्ट फिर से जो है पुलिसों के पास रखने की परमिशन दे सकता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द हेबिस कॉर्पस। हेबिस कॉर्पस ये एक हर एक जो है सिविल लिबर्टी है या फिर हर एक की राइट है, ठीक है, कि आप जो है आपको अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के बाद आपको कोर्ट ले जाएंगे ही ले जाएंगे। ठीक है, इसके होता क्या है कि अगर ये हेबिस कॉर्पस नहीं होता तो क्या होता कि पुलिस जो है वो अपने बेहिसाब और अपने मन से काम करना शुरू कर देती, तो वो किसी को भी अपने गिरफ्तार कर लेती और 24 घंटे या फिर 2 या 3 या फिर 5 से 6 दिन अपने साथ रखती और फिर बाद में एक्सप्लॉइट करती। सो ये एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए हिबिस कॉर्पस होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस हिबिस कॉर्पस को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने डिसेबल कर दिया। और उन्होंने क्यों डिसेबल, वो चाहते थे कि उनको अनलिमिटेड पावर मिले कि वो किसी को भी अरेस्ट करें और इम्प्रिजन करें और उनको कोर्ट ले जाना भी नहीं था। सो इट वाज ब्रिटिश जो थे या फिर ब्रिटेन में जो थे, ये एक फाउंडेशन था सिविल लिबर्टीज का हिबिस कॉर्पस, पर वो यहाँ पे इंडिया में सस्पेंड कर दिया था। दिस वाज रोवाल्ट एक्ट। द रोवाल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द एक्ट। दिस वॉज द फर्स्ट कंट्री वाइड एजिटेशन बाय गांधी जी। तो रोवाल्ट सत्याग्रह शुरू किया गांधी जी जो है वो हर चीज़ के लिए या फिर कोई भी अगर एक्ट होता है जो गलत होता है तो उसके लिए सत्याग्रह कर देते थे। तो वैसे ही रोवाल्ट के लिए एक सत्याग्रह हुआ जिसे रोवाल्ट सत्याग्रह कहते थे। सो ये पहला एक ऐसा कंट्री वाइड एजिटेशन था गांधी जी का। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं वो है जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919. People were agitated over the arrest of Dr. Kichlu and Dr. Satyapal on 10th April 1919. तो रोवाल्ट एक्ट के अंडर क्या हुआ था, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को उनको अरेस्ट किया गया था 10th of April 1919 को। तो फॉलोइंग हुआ था कि जनरल ओ डायर जो है जलियांवाला बाग पे जो है फायरिंग शुरू कर देते। मैंने आपको बताया था जलियांवाला बाग में सब जो लोग हैं बैसाखी का जो है फेस्टिवल मनाने के लिए आए थे और वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द रोवाल्ट एक्ट। तो जनरल ओ डायर फायर्ड एट द पीपल हु असेंबल्ड इन द जलियांवाला बाग मैसेकर। उन्होंने वहां पे फायरिंग शुरू कर दी। द हंटर कमीशन वाज इंपॉर्टेंट टू इंक्वायर इनटू इट। तो क्या हुआ कि जनरल डायर ने जो है फायरिंग तो शुरू कर दी वहां पे और बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसकी जांच करने के लिए एक हंटर कमीशन नाम की कमीशन बिठाई गई थी कि इंक्वायरी हो जाए कि ये जो जनरल ओडायर ने किया था वो सही था या गलत है। ठीक है, हालांकि जनरल ओडायर को जो है उसके बाद छोड़ दिया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी जो डिसीजन था उसको गलत नहीं माना था। रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। तो ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड जो है, ठीक है, तो हर जो इम्पोर्टेंट
अगर कोई आर्ट है, ठीक है, तो आर्टिस्ट है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने फील्ड में बहुत ही अतुलनीय काम करता है, तो उसे मिलता है नाइटहुड बाय द क्वीन। ठीक है, तो ये नाइटहुड है उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है रिटर्न कर दिया था आफ्टर दिस प्रोटेस्ट। जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद उन्होंने ये रिटर्न कर दिया था। सरदार उधम सिंह जी जो हैं, ही किल्ड द जनरल डायर इन कैक्सटन हॉल लंदन। ठीक है, तो इसका बदला लेने के लिए जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, सरदार उधम सिंह जी जो हैं वो पंजाब से लंदन ट्रैवल किया था उन्होंने, और जनरल डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में उन्होंने मार दिया था। क्योंकि जनरल और डायर पे जो कमीशन बिठी थी, हंटर कमीशन, उसके रिजल्ट्स जो थे वो जनरल डायर के फेवर में थे और उनको सजा नहीं मिली। तो सरदार उधम सिंह जी ने ये डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे और वो उनकी हत्या कर देंगे। तो आज बहुत ही बड़ा नाम और बहुत ही बड़े रिवोल्यूशनरी माने जाते हैं सरदार उधम सिंह जी। इनके नाम पे एक स्टेशन भी डेडिकेट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, उनको एक स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उनके नाम पर एक डेडिकेट किया है। नेक्स्ट इज द खिलाफत मूवमेंट 1920। Muslims were agitated by the treatment done with the Turkey by the British in the treaty that followed the First World War। ठीक है, तो ये होता क्या है खिलाफत मूवमेंट में? खिलाफत मूवमेंट ये इंडिया का मूवमेंट नहीं है, मतलब इंडिया में ये हुआ नहीं था। खिलाफत जो है एक जिसे खलीफ कहते हैं, ठीक है, खलीफ इज द मैसेंजर ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये क्या करते थे कि रूल करते थे, ठीक है, टर्की में। तो क्या हुआ था कि टर्की में ब्रिटिश और टर्की में जो है लड़ाई हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और टर्की को जो बहुत ही गलत ट्रीटमेंट देती है ब्रिटिश, तो उससे क्या हो जाता है, तो मुस्लिम जो है वहाँ के वो एजिटेट हो जाते हैं और उसी के जो है पश्चात जो है यहाँ पे इंडिया में दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर भी जो है खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो खिलाफत मूवमेंट शुरू होने का एकमात्र रीज़न ऐसा भी है कि कहा जाता है खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी ने जो है इन सब को, जो भी मुस्लिम भाई बहन थे, तो उनको जो है संगठित किया और उन्होंने इन सब को लीड किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द अली ब्रदर्स एंड द मोहम्मद अली एंड शौकत अली स्टार्टेड दिस मूवमेंट। इट वाज जॉइंटली लेड बाय खिलाफत लीडर्स एंड द कांग्रेस। खिलाफत लीडर्स और कांग्रेस जो हैं वो साथ में आ गए और उन्होंने साथ में अपोजिशन शुरू कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। आपको नाम याद रखने हैं, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी इंडिया में। नेक्स्ट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920। तो कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन इन इट्स कलकत्ता सेशन इन सितंबर 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो है वो एक रेजोल्यूशन पास हुआ कलकत्ता के सेशन में सितंबर 1920 में। इट वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी। तो ये पहली ऐसी कह जाती है कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, मास बेस्ड, बहुत ही लोग जुड़े थे, ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो गांधी जी की लीडरशिप के अंडर हुई थी। The movement envisaged the resignation from nominated offices and posts in the local body। तो यहाँ पर हुआ था क्या कि इस जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसके अंडर जो है सभी ने अपने नॉमिनेटेड ऑफिस जो थे वो रिज़ाइन किए गए थे। जो भी पोस्ट थे वो लोकल बॉडीज़ में, अगर सिविल अथॉरिटीज़ में उन्होंने कोई पोस्ट होल्ड किए थे तो वो भी उन्होंने त्याग दिए थे, रिज़ाइन कर दिया था। रिफ्यूजल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार्स एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स बाय द लॉयर्स। ठीक है, तो जो भी है गवर्नमेंट दरबार कोई जाता नहीं था, अटेंड नहीं करता था। जो ब्रिटिश कोर्ट्स थे तो वहाँ पर बहिष्कार डाल दिया था लॉयर्स ने। रिफ्यूजल ऑफ जनरल पब्लिक टू ऑफर देमसेल्फ फॉर मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो लोग जो है वो मिलिट्री में होना बंद, मतलब जाना बंद कर दिया उन्होंने। गवर्नमेंट जॉब जो चाहते थे वो उन्होंने बोला कि हम अभी नहीं चाहते, उन्होंने फॉरेन गुड जो है वो बॉयकॉट कर दी। सो दिस वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। किसी भी तरह से जो है ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं किया जाएगा इंडिया के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। द कांग्रेस सेशन एट इलाहाबाद इन December 1921 डिसाइडेड टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम। गांधी जी वाज अपॉइंटेड इट्स लीडर। ठीक, तो कांग्रेस सेशन जो थी इलाहाबाद में, उन्होंने दिसंबर 1921 में जो है सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। तो गांधी जी इस सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम के जो थे लीडर थे। बट हुआ क्या कि बिफोर इट कुड बी लॉन्च्ड, मतलब उसे लॉन्च होने से पहले ही जो है अ मॉब ऑफ पीपल एट चौरी चौरा नियर गोरखपुर क्लैश्ड विद द पुलिस एंड बर्न 22 पुलिसमैन ऑन 5 फरवरी 1922। ठीक है,
तो यहाँ पर होता क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि चौरा चौरा में जो है पुलिस और इन लोगों का क्लैश हो गया था, इंडियन लोगों का, और फिर मॉब ने क्या किया कि 22 पुलिसमैन जो थे उस चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने उनको जला दिया था, पूरा पुलिस स्टेशन जो है जला दिया था। तो इस वजह से हुआ क्या कि गांधी जी को ये मूवमेंट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उनको विड्रॉ करना पड़ा। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो गांधी जी थे वो बहुत ही सख्ती से जो है खिलाफ थे नॉन मतलब वायलेंस के। तो जब ये वायलेंस हुआ और जब 22 पुलिसमैन मरे तो बहुत ही उसके फिर रीजनेबल जो है फसाद आने शुरू हो गए। ब्रिटिशर्स ने फिर से ऑपरेस करना शुरू कर दिया। तो एक मूवमेंट थी जो है वो पूरी तरह से बिगड़ने लगी। तो इसी वजह से जो है गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था 12 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट इज द स्वराज पार्टी 1923. मोतीलाल नेहरू, C.R. Das and N.C. Kedkar called pro-changers demanded the nationalists should end the boycott of legislative council and enter them and expose them. ठीक है, तो स्वराज पार्टी जो है 1930 में फॉर्म हुई थी। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास और N.C. केडकर, जिनको प्रो चेंजर्स भी कहा गया है, ठीक है, आपको ये नाम याद रखने हैं और उनको प्रो चेंजर्स कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो इनकी डिमांड थी कि जो भी नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, जो भी देशभक्त हैं, उनको क्या करना चाहिए कि ये बॉयकॉट जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पे, उन्होंने ये बॉयकॉट हटा देना चाहिए और उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंटर करके ब्रिटिशर्स को एक्सपोज करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि दे फॉर्म्ड अ स्वराज पार्टी फॉर दिस पर्पस विद C.R. दास एज द प्रेसिडेंट। तो ठीक है, स्वराज पार्टी इसी मुद्दे की वजह से जो है बनी और C.R. दास उसके प्रेसिडेंट बने। तो ये समझ के स्वराज पार्टी का काम क्या था? उनका काम यही था कि ये बॉयकॉट जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उसे बंद करें और लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करके फिर ब्रिटिशर्स को एक्सपोज करें। साइमन कमीशन 1927, it was constituted by John Simon to review the political situation in India and to introduce further reforms and extension of parliamentary democracy। ठीक है, तो कहा जाता है कि साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन आया था कि पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया जो है उसको रिव्यू करने के लिए और एक फर्दर रिफॉर्म्स लेकर जाएं और एक्सटेंशन हो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। हालांकि ये सभी चीज़ जो है एक हॉक्स है, मतलब ये सब गलत है। ठीक है, वो आए थे कि क्योंकि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी रिफॉर्म्स लेकर आए। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कुछ भी ऐसी सीन नहीं था, वहाँ पर कुछ भी हुआ नहीं, ऐसे रिफॉर्म्स नहीं लाए गए। साइमन कमीशन को बहुत ज़्यादा अपोज किया गया क्योंकि ये एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी रिफॉर्म की तरह आया था। In leaders opposed the commission as there were no Indians in it. They cried the Simon go back। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या था कि लीडर्स ने जो है, इंडियन लीडर्स ने अपोज किया था इस कमीशन को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडियन लीडर्स जो है इंडियन को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट बनाई गई थी। और इसीलिए साइमन गो बैक ये नारा लगा था उसी वक्त। बहुत ही फेमस नारा है साइमन गो बैक, ये उसी वक्त लगाया था। The government used brutal repression at Lahore. Lala Lajpat Rai was severely beaten, the लाठी चार्ज and let us come to death। ठीक है, तो बहुत ही जो है ब्रूटल रिप्रेशन, मतलब जो है गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटली जो है इस चीज़ को हैंडल किया। जब लोग हड़तालें कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो लाहौर में ऐसे ही एक नारे और हड़ताल में लाला लाजपत राय जी को बहुत ही बुरी तरह से जो है लाठी चार्ज या फिर लाठी से पीटा गया था, क्योंकि लाठी चार्ज हुआ था और उसके बाद, उसी लाठी चार्ज के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। The Nehru Report 1928, after boycotting the Simon Commission, all political parties constituted a committee under the chairmanship of Motilal Nehru to evolve and determine the principles for the Constitution of India। तो नेहरू रिपोर्ट जो है उसमें क्या हुआ था कि जब बॉयकॉट हुआ था साइमन कमीशन का, तो उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो कंस्टिट्यूट हुई थी, एक कमेटी उन्होंने बनाई थी मोतीलाल नेहरू के अंडर, और उन्होंने डिटरमाइन किया था, डिसाइड किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो उसके जो मेन प्रिंसिपल्स होंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसका बेसिस क्या होगा। ठीक है, अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस जो होता है वो होता है ह्यूमन राइट्स या फिर फंडामेंटल फ्रीडम्स, जो जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं, तो वो होते हैं। तो वही बेसिक फ्रीडम्स के लिए या फिर प्रिंसिपल्स के लिए एक जो है कमेटी बिठाई गई थी जिसके चेयरमैन मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट इज द लाहौर सेशन ऑफ 1929।
On 19 December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the INC at its Lahore session declared Purna Swaraj complete independent as its ultimate goal. तो लाहौर सेशन स्टार्ट होते होते 1929 आते आते सबने जो है रियलाइज़ कर लिया था कि वो अब ब्रिटिशर्स के अंडर रहना नहीं चाहते। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, तो उन्होंने वो साथ में आए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब यहाँ पर जो है इनके अंडर रहेंगे नहीं। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया लाहौर सेशन में कि वो पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो है वही उनका आखिरी गोल है, अल्टीमेट गोल है, और उनकी मांग उन्होंने शुरू कर दी। Next is the tricolored flag adopted on 31st December 1929 was unfurled and 26 January 1930 was fixed as the first Independence Day। तो हुआ क्या था कि ट्राइकलर इसी वक्त जो है लाहौर सेशन के बाद 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। झंडा हमारा जो तिरंगा कहते हैं उसे, वो उसी दिन लहराया गया था। और 26 जनवरी 1930 जो है उसको डिसाइड किया गया था कि इस दिन हम हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे हर साल। तो यही जो दिन है 1930 का 26 जनवरी, इसी को बाद में रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के लिए सिलेक्ट किया गया, क्योंकि मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त जो है वहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंस हो चुका था। 15 अगस्त को ही हमें इंडिपेंडेंस मिल चुका था, क्योंकि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट, बहुत ही फास्ट रूल्स हुए थे, बहुत ही मिडनाइट डिसीजंस हुए थे और 15 अगस्त को हमें मिल गया था। तो इसलिए क्या होता क्या है कि ये 26 जनवरी जो है उसको अडॉप्ट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे, और उसी दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इंडिया को सुपुर्द किया गया था। नेक्स्ट इज दांडी मार्च 1913, ऑल्सो कॉल्ड द सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक, दांडी मार्च जो है ये सबको पता है कि हुआ क्या था कि गांधी जी ने जो है मार्च या फिर जो है वहाँ से सब भीड़ इकट्ठा हुई थी और वहाँ से उन्होंने चलना शुरू कर दिया था। ठीक है, फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12 मार्च 1930। वहाँ से वो एक छोटे से विलेज है जिसको कहते हैं दांडी, वो वहाँ गए थे टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, क्योंकि सॉल्ट पे जो है बहुत ही एक्सेस जो है टैक्स लगा हुआ था। तो उन्होंने वहाँ पर दांडी मार्च की, साबरमती आश्रम से वो दांडी तक चलते गए, बहुत सारे लोग जुड़े। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने जो है मुट्ठी भर जो है नमक उठा के उन्होंने वहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इनॉग्रेशन भी किया और सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो भी किया। तो उन्होंने ब्रेक किया सॉल्ट लॉ, मतलब उन्होंने वहाँ पे मुट्ठी भर सॉल्ट लेके ये डिसाइड किया कि कोई भी टैक्सेशन यहाँ पर होना नहीं चाहिए सॉल्ट के ऊपर। यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी इनॉग्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज द सिविल डिसोबीडियंस, कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन बाय वुमेन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है महिलाएं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ती हैं। द घारवाल सोल्जर्स रिफ्यूज टू फायर ऑन द पीपल एट पेशावर। जो घारवाल सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी के अंडर थे, उन्होंने रिफ्यूज़ किया ब्रिटिश ऑर्डर्स को कि वो कोई भी लोगों पर जो है अटैक करेंगे या फिर फायर करेंगे एट अ पेशावर। पेशावर में जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, घारवाल सोल्जर्स ने बोला कि हम जो है कोई भी इनोसेंट पीपल पे फायर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। It was the first conference arranged between the British and Indians as equals. It was held on 12th of November 1930 in London to discuss the Simon Commission. The first round table conference जो है यहाँ पर उसे गोलमेज परिषद भी कहा जाता है। तो ये हुई थी ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में, और जहाँ इक्वली ट्रीट किया गया था ब्रिटिश और इंडियंस को। तो ये लंदन में हुई थी टू डिस्कस द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन मैंने आपको बताया था कि कितना ही डिस्क्रिमिनेटरी जो है ये कमीशन था, और वहाँ पर कोई भी इंडियन नहीं था ये इस रिफॉर्म्स में, तो इसको बहिष्कृत किया गया था। और उसके बाद जो है लाला लाजपत राय जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत ही दुखदायक और दर्दनाक स्थिति थी। तो उस पर डिस्कस करने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में, और वहाँ पे ये दोनों भी मतलब ब्रिटिश और इंडियंस जो हैं इक्वली वहाँ पे बात डिस्कस करते हैं। हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन। हिंदू महासभा जो है उन्होंने और मुस्लिम लीग जो है उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। द कॉन्फ्रेंस फेल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। तो उसका रीज़न भी ऐसा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे जो लीडर्स थे
वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद जो है जेल में थे, तो इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में से बहुत से लोग नहीं आए थे, और हालांकि जो है इनको जो है बुलाया भी नहीं गया था। तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था, पर ये पूरी कॉन्फ्रेंस जो है एक फेल हुई थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी थी उस टाइम की, वो बहुत ही डिज़ायरेबली जो है लोगों जो ब्रिटिश के साथ डील करती थी, वही ना होने के कारण ये पूरी तरह से फेल हुआ। Next is the Gandhi-Irwin Pact of 1931. The government represented by Lord Irwin and INC led by Gandhiji signed a pact on 5th of March 1931. गांधी इरविन पैक्ट होता है लॉर्ड इरविन और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो गांधी जी के अध्यक्ष के नीचे थे, वो एक पैक्ट साइन करते हैं 5th of March 1931 के। In this, the INC called of the civil disobedience movement and agreed to join the second round table कॉन्फ्रेंस। इसमें होता क्या है कि गांधी इरविन पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइड करती है कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से स्टॉप करेगा, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वहां पे भी जाएगा, उपस्थित रहेगा। द गवर्नमेंट अलाउड द विलेजेस ऑन द कोस्ट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजप्शन एंड रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, गांधी इरविन पैक्ट के तहत जो विलेजर्स हैं जो सॉल्ट बनाते हैं कोस्ट के रीजन में रहने वाले, उनको सॉल्ट बनाने के लिए और कंजम्पशन के लिए जो है परमिशन दे दी थी। और पॉलिटिकल प्रिजनर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जिन्होंने सहभाग लिया था, और बहुत से ज़्यादा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया। और कराची सेशन ऑफ 1931 ऑफ कांग्रेस एंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट। तो कराची सेशन 1931 जब हुआ तो वहाँ पे जो है गांधी इरविन पैक्ट का जो है एंडोर्समेंट या फिर एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं, वो कांग्रेस द्वारा हुआ था। नेक्स्ट इज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। गांधी जी प्रेजेंटेड द आईएनसी एंड वेंट टू लंदन टू मीट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया था कि वो एक लीडर्स की तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो लंदन गए थे, और वहाँ वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड को जाके मिले। बट कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गई, क्योंकि गांधी जी कुड नॉट एग्री विद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज पॉलिसी ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन बेसिक इंडियन डिमांड फॉर फ्रीडम। क्योंकि गांधी जी जो हैं वहाँ पर वो मांग करने गए थे कि बेसिक इंडियन जो राइट्स हैं, डिमांड जो है फ्रीडम्स के, वो एक्सेप्ट किए जाए। तो वो जो है वो रिफ्यूज़ किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब वो जो है ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो डिवाइड करें इंडियन और मुस्लिम्स के लिए, तो वहाँ पर वो चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो मुस्लिम्स के लिए, पर गांधी जी ये नहीं चाहते थे, वो ये सब रोकना चाहते थे। तो इस वजह से भी जो है वो भी रिफ्यूज़ किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो फेल हुई। द कम्युनल अवार्ड 16th August 1932 announced by Ramsay MacDonald, it showed divide and rule policy of the ब्रिटिश। तो मैंने आपको यहीं पे कहा था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसी वजह से जो है इन गांधी जी की जो है डिमांड्स फुलफिल नहीं की थी, और वहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल जो है हुई थी वो खारिज हो गई थी, फेल हो गई थी। तो कम्युनल अवार्ड जो हुआ था 16th August 1932, उससे रैमसे मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के उस वक्त के, तो उन्होंने एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश जो है वो दिखाई कम्युनल अवार्ड की तरह। अब इनविसाइज द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास सिख्स एंड मुस्लिम्स। तो ये कहता था इस हिसाब से है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कि हर जो है सिख या मुस्लिम्स को एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उनके इलेक्ट्रोड्स में, या फिर उनके सेपरेट इलेक्शंस हो सकते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा जो है मेजॉरिटीली उनको जो एक रिप्रेजेंटेशन देने का, परसेंटेज वाइज रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया जाएगा। तो गांधी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, तो तब भी वो यरौडा जेल में थे, तो उन्होंने वहाँ पर ही फास्ट जो है शुरू करा। फास्ट अन टू डेथ मतलब मरने तक भूख हड़ताल उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दी। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज कि कोई एक जो व्यक्ति है जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सहभागी हुआ था, तो वो उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। तो पूना पैक्ट देखते हैं। पूना पैक्ट गांधी अम्बेडकर पैक्ट जिसे कहते हैं 25 सितंबर 1932 को साइन हुआ।
द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टेड फॉर द डिप्रेस क्लास वॉज अबेंडेंड। इसमें क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्ट्रेट्स नहीं होंगे डिप्रेस क्लास के लिए, दलितों के लिए नहीं होंगे, ऐसा कहा गया था। बट सीट रिजर्व फॉर देम इन अ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर इंक्रीज, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में वहाँ पर उनकी सीट जो है वो इंक्रीज हो गई थी, वहाँ पर उनको रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गए थे। दस पूना पैक्ट एग्रीड अपॉन अ जॉइंट इलेक्ट्रेट फॉर अपर एंड लोअर कास्ट। ठीक है, तो फिर यहाँ से पैक्ट पूना पैक्ट में ये डिसाइड हुआ कि कोई भी सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं होगा, अपर और लोअर कास्ट के लिए एक ही इलेक्ट्रेट होगा, या मतलब एक ही इलेक्शन होंगे। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 प्रूव्ड फ्रूटलेस एज मोस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स वर इन प्रिजन। फिर से थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वैसे ही क्योंकि पॉलिटिकल जो लीडर्स थे वो पूरी तरह से मतलब जेल में थे, इसलिए ये भी एक फ्रूटलेस कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब कोई भी इसका जो है यहाँ पर फल नहीं मिला इस कॉन्फ्रेंस से। नेक्स्ट इज द डिमांड फॉर पाकिस्तान। In 1930, Iqbal suggested that the northwest provinces and Kashmir should be made Muslim states with the federation. तो इकबाल जो थे उनकी डिमांड थी कि जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस हैं, जो आज का कश्मीर है, ठीक है, और पाकिस्तान है, सॉरी पाकिस्तान है और कश्मीर के इलाके हैं, वो मुस्लिम स्टेट्स डिसाइड की जाए। ठीक है, चौधरी रहमत अली गेव द टर्म पाकिस्तान इन 1930। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है पाकिस्तान की टर्म जो है वो कॉइन की थी, चौधरी रहमत अली। तो उन्हें 1933 में जो है ये टर्म कॉइन की थी फॉर मुस्लिम स्टेट्स इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। तो मुस्लिम लीग फर्स्ट पास द प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान इन इट्स लाहौर सेशन इन 1940 कॉल्ड जिन्नास टू नेशंस थ्योरी। इट वाज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान, मूव्ड बाय फजलुल हक एंड सेकेंडेड बाय कलीक उज़्मा। ठीक है, तो क्या होता क्या है, मुस्लिम लीग जो है वहाँ पर उन्होंने प्रपोजल पास किया कि एक सेपरेट पाकिस्तान नाम का उनका एक स्टेट होगा या फिर कंट्री होगी। तो लाहौर सेशन में उन्होंने ये पास कर दिया 1940 में, जहाँ पर टू नेशन थ्योरी, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी भी कहा जाते हैं, मतलब सेपरेट एक पाकिस्तान कंट्री हो, इसको ड्राफ्ट किया गया था। सिकंदर हयात खान ने इसको मूव किया था, फजलुल हक और उसके साथ थे खलीक उज़्मा। इन December 1943 द Karachi session of the Muslim League adopted the slogan divide and quit। ठीक, तो कराची सेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग में, वहाँ पर उन्होंने एक स्लोगन अडॉप्ट किया था जिससे कहते हैं डिवाइड एंड क्विट, मतलब पूरी तरह से वो खुद को डिवाइड करेंगे और फिर ये मूवमेंट क्विट कर देंगे। तो बहुत ही जो है ईजिली उन्होंने जो है वहाँ पर लाहौर सेशन में, ये सभी सेशंस में मुस्लिम लीग ने डिसाइड कर लिया था कि वो जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स की वो सक्सेसफुल करें, और उन्होंने यहाँ पर अलग स्टेट की डिमांड जो है वहाँ पर पास कर दी। नेक्स्ट इज ऑगस्ट ऑफर 8 अगस्त 1940 तक हम पहुँच चुके हैं। इट ऑफर द डोमिनेंट स्टेटस इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। ठीक है, तो फिर ऑगस्ट ऑफर में क्या कहा गया था, उन्होंने कहा कि हम जो है आपको डोमिनेंट स्टेटस तो देंगे, ठीक है, पर इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, मतलब कब देंगे ये नहीं पता, मतलब पूरी तरह से इंडिया जो है आपके जो है रूल के अंडर आ जाएगा, इंडियंस ही इसको रूल्स करेंगे, ब्रिटिश चले जाएंगे, पर कोई भी ऐसा टाइम या डेट यहाँ पर फिक्स नहीं की गई थी। अ पोस्ट वॉर बॉडी टू इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि एक बॉडी इनैक्ट की जाएगी, बॉडी बनाई जाएगी, कमीशन बनाया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाएंगे आपका। To expand the Governor General Executive Council to give full weightage to the minority opinion, मतलब गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें माइनॉरिटी ओपिनियन का भी फुल वेटेज दिया गया था। तो ये अगस्त ऑफर था 8 अगस्त 1940 में। ठीक है, ये क्यों दिया गया था, इसका एक रीज़न था कि जो वॉर में जो है उनको सिपाहियों की ज़रूरत थी, तो सिपाही जो थे इंडियंस ही थे, तो ये यहाँ से जो सिपाही लेकर वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, और जो है उसके बदले उन्होंने अगस्त ऑफर दी थी, मतलब वॉर होने के बाद जो है ये कहते थे कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे। बट ये जो डिमांड है वो रिजेक्ट की गई थी INC और मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से, बट इट वाज एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग। ठीक है, क्योंकि अभी जो होता क्या है, ऐसी सिचुएशंस होना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग जो है वो पूरी तरह से ब्रिटिश को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना जो कंट्री है अलग से बने, और इसमें जो है ब्रिटिशर्स ही उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये होने के लिए मुस्लिम लीग उनको सपोर्ट करती थी, पर ये जो डिमांड थी वो बहुत ही गलत थी कि पहले आप अपने सोल्जर्स हमें वॉर फाइट करने के लिए भेजिए और फिर बाद में हम आपको
वॉर के बाद जो है आपको देंगे इंडिपेंडेंस। तो ये डिमांड उनको लगा कि ये शायद ये हमें बाद में इंडिपेंडेंस ना दें, ये सिर्फ हमारा यूज़ कर लें, इसलिए ये जो आईएनसी ने ये डिमांड खारिज कर दी। गांधी जी ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट इज द क्रिप्स मिशन 1942। The British government, with a view to get cooperation from Indians in the Second World War, sent Sir Stafford Cripps to settle terms with Indian leaders। तो क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता है कि इंडियंस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोऑपरेट करे, इसलिए उन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा कि वो जाके इंडियन लीडर से बातचीत करें और सेटलमेंट पे आए। सो उन्होंने ऑफर किया था क्रिप्स मिशन में कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, ग्रांटेड विल बी ग्रांटेड आफ्टर द वॉर। तो कांग्रेस जो है उन्होंने ये रिजेक्ट किया था। गांधी जी ने कहा था कि इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस ने और गांधी जी ने ये टर्म जो है रिजेक्ट कर दी थी कि जो डोमिनेंट स्टेटस है हमें वॉर के बाद जो है ऑफर करने वाला जो आप कर रहे हो वो गलत है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए अभी के अभी। तो उन्होंने कहा था कि ये पोस्ट डेट चेक ऑन क्रैशिंग बैंक है, मतलब उनको पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की सिचुएशन क्या है, वो क्रैश हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था, ये एक लाइन बोली थी कि इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक, मतलब ऐसे चेक जो है जो हम क्रैशिंग बैंक के नाम पे लिख रहे हैं तो वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। द रिवोल्ट ऑफ 1942 एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो कॉल्ड द वर्धा प्रपोजल, अ लीडरलेस रिवोल्ट। ठीक है, इसको वर्धा प्रपोजल भी कहते हैं। एक लीडरलेस रिवोल्ट था, यहाँ पर कोई भी रिवोल्ट जो लीडर है वो नहीं था। रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन 8 अगस्त 1942 एट बॉम्बे। गांधी जी गिव द स्लोगन डू और डाई। ठीक है, तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसका रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1942 में पास होता है बॉम्बे में, और गांधी जी यहाँ पे फेमस अपना स्लोगन जो है डू और डाई, मतलब करो या मरो, ये देते हैं उस सेशन के वक्त। On 1st August, the Congress was banned and its important leaders were arrested. Gandhi ji was kept at Aga Khan Palace, पुणे। तो ये जब पता होता है कि जब ब्रिटिश को ये सब चीज़ें पता होता है तो फिर वो क्या करते हैं, 1 अगस्त को जो है कांग्रेस को पूरी तरह से बैन कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी तरह से उसे बैन कर देते हैं और इम्पॉर्टेंट लीडर जो हैं कांग्रेस के उनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो और गांधी जी को जो है आगा खान पैलेस में जो है वहाँ पे होम अरेस्ट या फिर हाउस अरेस्ट जिसको कहते हैं उसके अंडर रखा गया था। द पीपल बिकेम वायलेंट, द मूवमेंट वॉज हाउएवर क्रश्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो वायलेंट हो जाते हैं, पर ये मूवमेंट जो है वो यहाँ पर क्रश हो जाती है, गवर्नमेंट उसे क्रश कर देती है, क्योंकि बहुत ही उनको 1857 में जो हुआ था उसके रीजंस पता थे, उनको पता था कि ये ऑपरेट भी कैसे करते हैं। तो उसके बाद से वो जो है ख्याल रखने लगे कि ऐसा अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसे बड़ा होने से पहले ही जो है कुचल दिया जाए, तो उन्होंने ये मूवमेंट कुचल दिया गया। नेक्स्ट इज द इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी जो या फिर जिसे आईएनए कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है एस्केप हो गए थे बर्लिन में इन 1941 और उन्होंने सेटअप की थी इंडियन लीग वहाँ पे बर्लिन में। इन जुलाई 1943 ही ज्वाइन द आईएनए एट सिंगापुर, वहाँ पे उन्होंने आईएनए जो है सिंगापुर में ज्वाइन की थी और राज बिहारी बोस जो है उन्होंने हैंड ओवर की थी लीडरशिप उनके तरफ। तो आईएनए हैड 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स नेम्ड आफ्टर गांधी, आज़ाद एंड नेहरू। Army of Jhansi Brigade was an exclusive women force. INA had its headquarters at रंगून एंड सिंगापुर। तो इंडियन नेशनल आर्मी में होता क्या है कि जो है सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इंडिया से एस्केप होकर बर्लिन पहुंचते हैं, वहाँ पे वो जो है हिटलर की सहायता से जो है फिर बाद में सबमरीन से सिंगापुर पहुंचते हैं। वहाँ पे राज बिहारी बोस उनको सभी सोल्जर जो है वो हैंड ओवर करते हैं जो कैप्चर कर दिए गए थे जापान से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर जापान जो कैप्चर कर चुका था, इंडियंस थे वो सभी लोग, तो वो कैप्चर होने के बाद वो राज बिहारी बोस के अंडर आ गए थे। तो राज बिहारी बोस जी ने वो पूरी आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी के लिए को सौंप दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं। और फिर आईएनए ने उनकी ब्रिगेड्स के नाम जो है फाइटिंग ब्रिगेड्स के नाम गांधी, आज़ाद और नेहरू इनके नाम के ऊपर रखे। एक वुमेन फोर्स भी थे जिसको कहते हैं झांसी ब्रिगेड, ठीक है, और आईएनए के हेडक्वार्टर्स हैं वो रंगून और
सिंगापुर में है। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं सब चीज़ें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स जिनके वजह से आज हमें इंडिपेंडेंस मिली है। Next is the Cabinet Mission Plan 1946. Members were Wavell, Patrice Lawrence, Alexander and Stafford Cripps. ठीक है, एक कैबिनेट मिशन प्लान बैठा, ये सभी लोग जो थे उसके मेंबर्स थे। मेन प्रपोजल्स इस कैबिनेट मिशन प्लान के थे। रिजेक्शन ऑफ डिमांड फॉर अ फुल फ्लेज पाकिस्तान, तो यहाँ पर रिजेक्ट किया गया था कि पाकिस्तान जैसा कोई भी एक कंट्री बने या फिर स्टेट बने। लूज यूनियन अंडर सेंटर एंड सेंटर्स कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि लूज यूनियन होगा एक अंडर सेंटर, जहाँ पर सेंटर जो है वहाँ पर कंट्रोल होगा उसका डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर। तो कैबिनेट मिशन प्लान्स जो है वो पूरी तरह से ब्रिटिश जो है उनके हिसाब से बनाया गया था। तो उन्होंने डिमांड तो रिजेक्ट की थी फुल फ्लेज पाकिस्तान की, पर उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ जो सेंटर है उनका कंट्रोल डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स पे रहेगा। प्रोविंसेस विल हैव टू हैव फुल ऑटोनॉमी एंड रेसिडुअल्स पावर, जो भी प्रोविंसेस थे उनको फुल ऑटोनॉमी दी गई थी, वो अपने हिसाब से रूल कर सकते हैं और रेसिडुअल पावर्स भी उनको हैंड ओवर कर दी गई थी। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वुड इलेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड ऑन 6 जून 1946। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थे उन्होंने इलेक्ट की थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई थी उन्होंने, और मुस्लिम लीग ने भी ये एक्सेप्ट कर दी थी डिमांड 6 जून 1946 में। द कांग्रेस ऑल्सो पार्शियली एक्सेप्टेड दिस प्लान, तो कांग्रेस ने भी ये जो प्लान है वो पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946। ठीक है, तो it came into existence on 2 September 1946 in accordance with the cabinet mission proposal and was headed by J.L. Nehru, Jawaharlal Nehru. Muslim League refused to join it initially. तो एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई 2 सितंबर 1946 में, जहां पर कैबिनेट मिशन प्लान के प्रपोजल्स के हिसाब से बनी थी और जवाहरलाल नेहरू जो है इसको हेड कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग ने इसको इनिशियली जो है ज्वाइन और रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो नहीं करेंगे, फिर बाद में उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। Prime Minister Attlee on 20 February 1947 announced that British would withdraw from India by 30 June 1948। तो उन्होंने कहा था, प्राइम मिनिस्टर जो एटली थे ने आफ्टर रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने कहा था कि वो जो है वहाँ से ब्रिटिश को विड्रॉ कर लेंगे इंडिया से 30 जून 1948 तक, और उसके बाद इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा। पर होता क्या है कि आपके 15 अगस्त 1947 को ही जो है आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। Formation of Constituent Assembly, December 1946. The Constituent Assembly met on the 9th December 1946 and Dr. Rajendra Prasad was elected as its president. तो Constituent Assembly क्या होती है, बनती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए बनती है, तो 9 दिसंबर 1946 के वक्त बनती है और मिलती है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इनके फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं। Jinnah's direct action resolution 16th August 1946. Provoked by the success of the Congress in the voting of our Constituent Assembly, Jinnah withdrew his acceptance to the cabinet mission plan. ठीक है, जब वो देखते हैं कि कांग्रेस को सक्सेस मिल रही है, वहाँ पर वोटिंग भी मिल रही है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और ठीक है बहुत सारे जो है इंडियंस जो है वहाँ पे मिल रही हैं, हिंदूज़ को बहुत सारी मेजॉरिटी वहाँ पे मिलता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे जगह। हालांकि ऐसा नहीं था, बहुत सारे जो है मुस्लिम लीग्स के मेंबर्स भी जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भाग थे, पर वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर कांग्रेस की हर डिमांड जो है वो फुलफिल की जा रही थी ब्रिटिशर्स से। तो ये जो है प्रोवोक कर देता है जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना जी को, और वो चाहते हैं कि वो जो एक्सेप्टेंस उन्होंने दिया था कैबिनेट मिशन प्लान को वो अपने वापस ले ले। अभी कैबिनेट मिशन प्लान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था कि फुल फ्लेज पाकिस्तान ना बने, जो कि जिन्ना चाहते थे कि वो बने, इसलिए उन्होंने कुछ समय के बाद उन्होंने एक्सेप्टेंस अपना विड्रॉ कर लिया था। तो मुस्लिम लीग पास्ड डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन विच कंडेम्ड बोथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कांग्रेस 16 अगस्त 1946। इट रिजल्टेड इन द हैवी कम्युनल राइट्स। मुस्लिम लीग ने जो है डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन जो है वो कंडेम किया था, वो बोल रहे थे कि ये बहुत ही ये अच्छा बिल्कुल नहीं है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस की ये मिलजुली साजिश और चाल है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम्स के बहुत ही बड़े बड़े दंगे भड़के थे कंट्री में, और बहुत ही बड़े बड़े राइट्स जो है इंडिया में इस वजह से हुए थे।
जिन्ना सेलिब्रेटेड पाकिस्तान डे ऑन 27th of March 1947। सो एट लास्ट जो है जिन्ना क्या करते हैं कि वो अपना जो है फुलफिलिंग द ड्रीम ऑफ सेपरेट पाकिस्तान, वो अपना किसी भी तरीके से वो अपना लेकर ही आते हैं। ठीक है, बहुत ही अड़े हुए थे वो पाकिस्तान बनाने पे कि उन्होंने डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन भी लाया, बहुत ही बड़े बड़े दंगे करवाए इंडिया में, और उन्होंने पाकिस्तान डे फिर सेलिब्रेट किया 26 of March 1947 में। The Mountbatten Plan, also called the 3rd June Plans. The 3rd June Plan 1947, the plan formulated by Lord Mountbatten outlined that India was to be further divided into India and Pakistan. आफ्टर अभी जिन्ना जब वो पूरी तरह से ये सहमत हो गए थे कि वो जो निर्णय ले रहे हैं सेपरेट पाकिस्तान से के लिए और डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन के लिए, और वो अपना एक पाकिस्तान डे भी सेलिब्रेट कर चुके थे, तो फिर माउंटबेटन जो है वो आए और उन्होंने एक आउटलाइन किया, एक प्लान फॉर्मुलेट किया कि इंडिया और पाकिस्तान को एक डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो देयर वुड बी अ सेपरेट, वो प्लान्स के कुछ पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं। देयर वुड बी अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी ताकि पाकिस्तान जो है वो अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके जो इंडिया से अलग हो। द प्रिंसली स्टेट्स वुड एंजॉय द लिबर्टी टू आइदर जॉइन इंडिया और पाकिस्तान और कुड इवन रिमेन इंडिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी लाइन के वजह से जो है बहुत ही आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है दंगे भड़के थे, बहुत ही सारी, एक वॉर जो है 1947 की वो हमें लड़नी पड़ी थी इसी लाइन की वजह से। तो क्या हुआ था, प्रिंसली स्टेट जो थे, मतलब जो राजा महाराजा थे पहले, तो उनको पूरी तरह से लिबर्टी थी कि वो आइदर इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो पहले जैसे इंडिपेंडेंट रहते थे वैसे ही इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है, बंगाल एंड पंजाब विल बी पार्टीशन एंड रेफरेंडम इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड साइलेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम वुड बी हेल्ड। तो होता क्या है, बंगाल और पंजाब जो है रीजन का, उसको पार्टीशन किया जाएगा। अभी जो पंजाब, आप आज का जो पंजाब है इंडिया का, वो पंजाब बहुत ही बड़ा होता था, उसका आधा भाग जो है आज भी पाकिस्तान में है और उसे कहते हैं पाकिस्तानी पंजाब। ठीक है, तो वो भी है, तो वो पंजाब को डिवाइड करके हुआ था, पार्टीशन करके मिला था। तो आधे जो हैं, जहाँ ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स थे उस रीजन के, जिस पंजाब रीजन में, तो वो पाकिस्तान को चलाया, और जहाँ सिख और हिंदू जो थे वो रीजन इंडिया को दे दिया गया। तो दिस वाज पार्टीशन ऑफ पंजाब। और बंगाल का पार्टीशन हुआ ईस्ट और वेस्ट बंगाल के हिसाब से, जिसे ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है उसमें डिवाइड किया था, और वेस्ट बंगाल, हालांकि ये जो ईस्ट बंगाल का जो सीन है वो 1972 वॉर के बाद होता है, पहले उसे कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान। तो होता क्या है कि बंगाल को डिवाइड करके जहां पर मेजॉरिटी ऑफ हिंदू पॉपुलेशन है वो आज का वेस्ट बंगाल रह जाता है, और जहां पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन है उससे जो है ईस्ट पाकिस्तान कहा गया था, जो अभी का बांग्लादेश है। तो ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का डिवीजन होता है, साइलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, वहाँ पर भी जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और साइलेट जो है आसाम में, वहाँ पर रिफरेंडम होता है, मतलब लोगों से पूछा जाता है कि वो किस और जाना चाहते हैं, और उस रिफरेंडम के आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है। अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड। यहाँ पर माउंटबेटन प्लान के हिसाब से पाकिस्तान जो है वो क्रिएट होगा। बाउंड्री कमीशन वॉज टू बी हेडेड बाय रैडक्लिफ, मतलब जो पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री है वो किस आधार पे होगी या फिर कैसे डिसाइड की गई थी, तो ये रैडक्लिफ पर डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट इज द पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस अगस्त 1947। पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस अगस्त 1947 होता क्या है, ये टोटली जो है लास्ट पार्ट है हमारे पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, कि यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस आपको कैसे मिलती है ये बताया गया। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 implemented on the 15th August 1947 abolished the sovereignty of British Parliament। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होता है, 15 अगस्त 1947 को अबॉलिश की जाती है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की यहाँ पर कोई भी सॉवरेनिटी नहीं है, उसको अबॉलिश किया जाता है, और डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड। तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो है दो अलग अलग कंट्रीज बनी, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। ईच डोमिनियन वॉज टू हैव अ गवर्नर जनरल पाकिस्तान। ठीक है, तो हर एक डोमिनियन को जो है एक गवर्नर जनरल दिया जाएगा। पाकिस्तान वॉज टू कंप्राइज सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्ट पंजाब एंड
ईस्ट बंगाल, मतलब पाकिस्तान के ये सभी रीजन होंगे, सिंध होगा, ब्रिटिश बलूचिस्तान होगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल, ये सभी पाकिस्तान के अंडर आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर, इंटीग्रेटेड ऑल द स्टेट्स बाय 15 अगस्त 1947। तो जैसे आपको पता था कि एक पॉइंट दिया गया था जहां पे कहा था कि प्रिंसली स्टेट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, आइदर वो इंडिया को ज्वाइन करे या फिर पाकिस्तान के साथ जाएं या फिर इंडिपेंडेंट रहे। तो उनको सबको साथ में लेने आने का काम जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया था और उन्होंने वो बखूबी से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है निभाया था और 15 अगस्त 1947 तक सभी जो है स्टेट्स को साथ में लेकर आए थे। पर जो कश्मीर है, हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा जो पोर्तुगीज के अंडर था और पौंडीचेरी जो फ्रेंच के अंडर था, वो बाद में इंडियन फेडरेशन को एक्सीड किए गए। तो कश्मीर के लिए जो है वॉर हमने 1948 की जो है 1947 टू 1948 की वॉर लड़ी थी। हैदराबाद जो है वहाँ पे हमने इन्वेजन किया था, जूनागढ़, गोवा में से जो है पोर्तुगीज को जो है वहाँ फोर्स भेजकर निकाला गया था और पौंडीचेरी हमने एक्वायर किया गया था। तो इस तरह से जो है बाय फोर्स और बाय वॉर और जो सब साथ में या फिर जो पीसफुली आना चाहते थे वैसे भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ जुड़ गए और हमने इंडिया बनाया तो फाइनली। तो इसी वजह से इसी जुड़ाव के कारण सभी स्टेट्स का और एक अच्छा और मजबूत जो है कंट्री बनाने के लिए इसी वजह से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो दिस इज द एंड ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अगर आपको कुछ और जो जानकारी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं और इसकी हमने एक PDF बनाया है, हमने एक ई बुक बनाई है जिसमें आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ क्वेश्चन की वहाँ पे आपको क्वेश्चन सेट्स भी मिलेंगे जहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स एंड थैंक यू सो मच एंड वी आर द एंड ऑफ दिस टॉपिक।